हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं आकाश सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है वह संविधान के निर्माण के बारे में है। यानी संविधान का निर्माण का अगर देखा जाए तो जो कार्यभार सौंपा गया था वह ये संविधान सभा को सौंपा गया था। तो संविधान सभा के बारे में क्लास होने वाली है। इसके पहले मैंने संविधान सभा से संबंधित 2 क्लासें ले चुका हूं, ठीक है। और ये अंतिम क्लास है संविधान सभा की, और तीसरी यानी अंतिम क्लास है, ठीक है। विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यदि अगर आप इस क्लास को पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो इसके पहले मैंने 2 क्लासें ली हैं, उसको जाकर वहां पर ले लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद ये तीसरी क्लास और यानी कि अंतिम क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि मुझे जो लगता है कि देखो बच्चों, अगर कोई भी चीज़ पढ़ना है तो आप स्टार्टिंग से पढ़िए, तो मुझे लगता है ज़्यादा समझ में आएगा। बीच बीच से आप कूद कूद कर पढ़ेंगे तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा और कोई मतलब भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यदि सच में आप प्रतियोगी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने क्या करें, पहले मतलब कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, उसको स्टार्टिंग से पढ़ना सीखिए, ठीक है। तो इन्हें बीच बीच में पढ़ने से, और 2 मिनट आप पढ़ देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद फिर क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। पहले पूरी क्लासें लीजिए, आपको समझ में आता है नहीं आता है, ठीक है। ना समझ में आए तो भी कमेंट कीजिए, ना भी समझ में आए तो भी बताइए सेशन आपको कैसे लगा, ठीक है। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है, क्लास अच्छी लगती है, तो विशेष एक लाइक तो कर ही दिया करो, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को न सब्सक्राइब किए हैं तो आप कर लीजिए, बस आपसे केवल यही निवेदन है, ठीक है। क्योंकि मुझे भी आवश्यकता है आपकी, ठीक है, सपोर्ट की, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। तो मेरी जो क्लास होने वाली है ये भैया संविधान सभा पे है, ठीक है। संविधान सभा में मैंने वो 2 क्लासों में अगर बात करें तो किस प्रकार संविधान सभा का गठन हुआ, कैसे संविधान और संविधान सभा में अंतर होता है उसको भी बताया, ठीक है। उस संविधान सभा के कितने मेंबर होते हैं, फिर देश विभाजन हो गया, ठीक है, माउंटबेटन योजना आई थी, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए देश विभाजन के बाद फिर संविधान सभा के यानी कि स्वतंत्र भारत जो हुआ था उसमें कितने मेंबर हुए, ठीक है। तो ये सारी बता दिया। साथ ही साथ संविधान के निर्माण के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था। उन सारी समितियां, कम से कम 12 समितियां हैं, ठीक है। उन 12 समितियों को मैंने वहां पर बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और फिर इसमें अगर हम बात करें तो उन्हीं 12 समितियों में से एक समिति थी, ठीक है, प्रारूप समिति। जो प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो प्रारूप समिति भैया ये बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, इसी को पांडुलेखन समिति कहा जाता है। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को बनाए गए थे, जो कि बहुत ही महान लीडर था, समझ गए। उनके बारे में पढ़िएगा, कभी उनकी बायोग्राफी पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तविक रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी क्या थे, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इस जो प्रारूप समिति है इसी को दायित्व दिया गया था भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए। तो वही आप कभी कभी पढ़ते होंगे ना, तो आपको चीजें मिलती हैं कि भारत का संविधान का निर्माण किसने किया है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी किए हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो जो प्रारूप समिति है इसी को दायित्व दिया गया था भारतीय संविधान निर्माण के लिए। इस रीजन से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, ठीक। और अध्यक्ष होने के कारण इस रीजन से यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण का जो दायित्व दिया जाता है वो किसको दिया जाता है भैया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। भले इसके 7 मेंबर होंगे, 7 का दायित्व है, वो खुद कह चुके हैं 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, उसके एक दिन पहले उन्होंने एक बैठक में बताया था कि लोग मानते हैं कि मैंने भारत का निर्माण किया है और भारत के संविधान का निर्माण किया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि उनकी प्राथमिकता है कि मुझे मानते हैं, लेकिन जितना मुझे मेरा योगदान है भारतीय संविधान को निर्माण करने में, उतना ही इस ड्राफ्टिंग कमेटी के सभी मेंबर के साथ साथ और बी एन राव जी का भी उतना बड़ा योगदान है जितना कि मेरा है, ठीक। तो विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसको क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी कैसे संविधान का निर्माण की, ठीक, विशेष ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें भैया प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति का गठन की बात की जाए, ठीक है, तो गठन अगर आपसे पूछेगा तो प्रारूप समिति का गठन जो हो रहा है वह 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक।
प्रारूप समिति का गठन की बात की जाए तो 29 अगस्त 1947 का इसका गठन किया गया भैया। तो कभी प्रश्न आए कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947 को किया गया। अगर इसकी हम बात करें, अध्यक्ष आपसे पूछेगा, ठीक है, अध्यक्ष इसके कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, बहुत एक महान लीडर, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। यदि कोई व्यक्ति इनके बारे में भैया उंगली उठाता है तो मुझे लगता है कि उसको या तो ज्ञान का अभाव है या इनके बारे में पढ़ा नहीं है। जिस दिन इनके बारे में पढ़ेंगे उस दिन शायद मुझे लगता है कि इनके दीवाने हो जाएंगे, यदि वो सच्ची श्रद्धा से अगर देखा जाए तो भैया। तो विशेष ध्यान दीजिएगा। यानी कि अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी इसके क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें आपसे प्रश्न पूछेगा कुल मेंबर कितने थे, कुल सदस्य, ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा। आपसे अगर पूछेगा कि प्रारूप समिति के कुल सदस्य कितने थे, तो कुल 7 सदस्य थे भैया, ठीक है, 7 सदस्य। देखो अब इस 7 सदस्य को नाम भी जानना जरूरी है, ठीक है, कुछ नहीं है, एकदम वेरी सिंपल, कुछ नहीं है भैया, याद करने की तो कोई बात ही नहीं है, नाम जान जाएंगे। एक लॉजिक बताऊंगा मैं, एक समझ लो, ट्रिक समझ लो, ठीक है, उस ट्रिक या लॉजिक के माध्यम से सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे, अपने मस्तिष्क में स्टोर कर सकते हैं। बस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, अच्छे से देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ आपको, एकदम मस्तिष्क में आपके क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा भैया। अगर हम बात करें इसके कुल मेंबर की बात की जाए तो कुल कितने मेंबर हैं, 7 मेंबर है, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक तो हो ही गए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है, 6 के बारे में और जान लीजिए। यानी दूसरे मेंबर की अगर हम बात करें भैया, ठीक है, तो दूसरे मेंबर हैं N गोपाल स्वामी, N गोपाल स्वामी आयंगर, ठीक है, ये दूसरे मेंबर हो गए। वहीं पर तीसरे की बात की जाए भैया, ठीक है, तो इसके तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इसके तीसरे मेंबर हुए। चौथे की अगर हम बात करें भैया, तो चौथे आते हैं एक बहुत फेमस पर्सन थे, लीडर थे, डॉक्टर KM मुंशी, ठीक है, इन्हीं का नाम है भैया फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, ठीक है, क्या है, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, ठीक है, तो इनका पूरा नाम है कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी की, ठीक है। तो विशेष ध्यान, कितने हो गए, 4 मेंबर हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 5वें की, ठीक, तो 5वें मेंबर इसके जो है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, इसके क्या है भैया, 5वें मेंबर हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर छठे की बात की जाए तो छठे जो आते हैं भैया, ठीक है, N माधव राव, कौन है, N माधव राव, इसके क्या है भैया, 7वें मेंबर हैं, ठीक है, विशेष ध्यान दिए। लेकिन ये स्टार्टिंग से नहीं थे, ये इनकी अगर हम बात करें भैया, तो एक व्यक्ति थे BL मित्र, ठीक है, BL मित्र, तो BL मित्र के स्थान पे ये आए थे, ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा। N माधव राव की बात करें तो N माधव राव स्टार्टिंग में नहीं थे। BL मित्र की क्या हुई थी, BL मित्र के स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उनके स्थान पर फिर कौन आए, N माधव राव जी आए, तो ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा। तो कभी प्रश्न आ जाए कि N माधव राव किसके स्थान पे आए थे, तो BL मित्र के स्थान पे आए थे। किस कारण से, इन्होंने इस्तीफा दिया है, तो इनका स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा था, इस रीजन से इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, तो उनके स्थान पर कौन आ गए, N माधव राव आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें भैया 7वें मेंबर की,
तो टीटी कृष्णमाचारी थे। कौन? टीटी कृष्णमाचारी, ठीक है, ये व्यक्ति हैं। ये भी स्टार्टिंग से नहीं थे, ये भी किसके? डीपी खेतान के स्थान पे आए हैं। कौन भैया? डीपी खेतान के स्थान पे आए। क्यों? क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी भैया। क्या हो गई? 1948 में इनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के कारण ये पद खाली हो गया, तो उनके स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी जी को लाया गया। ठीक है, विशेष ध्यान दिए। तो ये 7 मेंबर हैं, विशेष ध्यान दीजिए, किसके? प्रारूप समिति के। कुछ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे से सारी चीजें याद हो जाएंगी। पहली बात तो अगर हम बात करें, यदि आप जीडी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी जीडी वगैरह, एसएससी, ठीक है, डी ग्रेड के अपरासी चपरासी सफाई कर्मी पुलिस की, तो इसमें ये सारे मेंबर से पूछेगा ही नहीं। ठीक है, इसमें पूछ लेगा गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन है, कुल कितने मेंबर थे, ठीक, बस इतना पूछेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जहाँ हाई लेवल होगा, सी ग्रेड बी ग्रेड की जॉब के लिए आप प्रिपरेशन करते होंगे, ठीक है, आरओ में, इन सब चीज़ों के लिए अगर देखा जाए तो एक पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है। ठीक, समझ गए? तो यहाँ से भैया 3 रहेंगे, एक बाहर से रहेंगे, है यहाँ से एक होगा और 3 कहीं और से होगा। ठीक है, तो विशेष ध्यान, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। इसमें 2 नाम आपको याद करना पड़ेगा भैया। एक नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को, ये सबको पता होगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, यदि वास्तविक रूप में आप भारत के नागरिक हैं, आपने पढ़ा है, तो ये पता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक, वहीं पर अगर हम बात करें तो ए वाला नाम अगर हम बात करें भैया, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एक मुस्लिम थे। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद करना पड़ेगा। बाकी 5 की अगर हम बात करें, थोड़ा सा लॉजिक देखिए, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को सब जानते होंगे। ठीक है, अगर देखा जाए सारे नाम में भैया, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम है। ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इससे आप यहाँ पर देखेंगे भैया, तो गोपाल भगवान श्री कृष्ण को ही कहा जाता है। तो ये आप जहां भी कभी प्रश्न आए और गोपाल शब्द दिया रहेगा, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा कि गोपाल नाम का व्यक्ति क्या था भैया, ये प्रारूप समिति का सदस्य हुआ करता था। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे कृष्ण नाम है, भगवान श्री कृष्ण का भी नाम है। ठीक है, तो कृष्ण नाम से ये आप में लॉजिक लगाइएगा कि ये भी उसके सदस्य हैं। किसके भैया? तो प्रारूप समिति के। ठीक है, इसका नाम देता है भैया KM मुंशी, हर जगह लिखा होता है, फुल फॉर्म नहीं देता है, लेकिन के का मतलब यहाँ पे भैया कन्हैया है। ठीक है, और कन्हैया किसको कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा कि जहां पर कन्हैया शब्द का प्रयोग होगा, यानी कि KM मुंशी का, वो KM मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा। सैयद मोहम्मद सादुल्ला को याद करना पड़ेगा, एक मुस्लिम व्यक्ति इसमें आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद माधव, यहाँ पे देख लीजिए, माधव की अगर बात करें तो माधव भी भगवान श्री कृष्ण को ही कहा जाता है। ठीक है, तो इससे आप क्या लॉजिक लगाएंगे, कहीं भी किसी शब्द में अगर माधव शब्द का नाम आएगा तो आप समझ लेना कि प्रारूप समिति का वो भी मेंबर एक था। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कृष्ण, यहाँ भी नाम आ गया, तो भगवान श्री कृष्ण का ही नाम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के नाम से ये 5 नाम आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। बाकी ये वाला भैया अंबेडकर जी वाला तो याद ही होगा, क्योंकि इसके अध्यक्ष हैं, और साथ आपको एक ही नाम याद करना पड़ेगा, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण के नाम से आप लॉजिक लगाइएगा। जब कभी भी प्रश्न आए और उस ऑप्शन में अगर कृष्ण भगवान से संबंधित कोई शब्द दिया गया है, तो इतना लॉजिक लगाइएगा कि सब बताए थे कि प्रारूप समिति में वो सदस्य हैं कृष्ण भगवान से संबंधित यदि कोई शब्द है। ठीक है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं है, 2 बार ऐसे सोचिएगा, इमेजिन कीजिएगा। ठीक है, सारी चीजें आसान हो जाएंगी, बस आप पढ़ना सीखिए। ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा। अब एक प्रारूप समिति बन गई भैया, गठन हो गया, इसके कितने मेंबर हैं। अब इसी प्रारूप समिति को क्या किया गया था भैया, इसको भारत का संविधान निर्माण करने के लिए दायित्व दिया गया था। ठीक, अब इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से संविधान को लिखने का प्रयास किया। जो जो चीजें थी भैया, दुनिया के संविधानों का अवलोकन किया, लगभग 60 देशों के संविधानों को अम्बेडकर जी ने पढ़ा, और वहां से जो जो चीजें मुझे अच्छी लगी, और उसमें कुछ वैसे डायरेक्ट, कुछ उसमें परिवर्तित करके वो चीजें क्या कर लिया गया भैया, आपके संविधान में मिला लिया गया।
ठीक है। और इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा दिन नहीं समय लगा भैया, इसके लिए अगर हम बात करें तो लगभग 6 महीने के अंदर ही संविधान इन्होंने बना लिया, यानी 6 माह से भी कम समय लगा था। क्यों देख रहे हैं आप भैया, यानी कि अगर 29 अगस्त 1947 को इन्होंने इसका गठन हुआ, मेंबर बनाए गए, और फिर आने वाले भैया, ठीक है, 21 फरवरी 1948 को, ठीक है, 21 फरवरी 1948 की वो डेट है जब अंबेडकर जी ने संविधान का, ठीक है, प्रारूप पहली बार पेश किया संविधान सभा में। ठीक है, तो इन्हें 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा का प्रारूप, ठीक है, सॉरी, संविधान का प्रारूप पहली बार पेश किया। ठीक है, कहाँ पेश कर रहे हैं भैया, संविधान सभा में। ठीक है, जो संविधान सभा के कुल मेंबर हैं, ठीक है, वहां पर पेश किया जा रहा है भैया। ये पहला संविधान प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया संविधान सभा का पहला प्रारूप। ठीक है, तो संविधान का पहला प्रारूप पहली बार संविधान सभा के समक्ष प्रारूप समिति द्वारा कब पेश किया गया, तो 21 फरवरी 1948। यहाँ पे अगस्त है, यहाँ पे फरवरी है भैया। लगभग आप देख रहे होंगे तो 6 मंथ का समय लगा हुआ है इस प्रारूप समिति को भारत का संविधान के निर्माण के लिए। अब पेश कर दिया गया और संविधान सभा को दायित्व दिया गया। लगभग समय कितना दिया गया भैया उसको, इस प्रारूप समिति द्वारा लगभग 8 माह का समय दिया गया, और उनसे कहा गया कि इसको पढ़िएगा, जो चीजें आपको सही लगे बताइए, जो चीजें न सही लगे उसको हमें बताइएगा, और हम क्या करेंगे उसमें फिर से परिवर्तित करेंगे। ठीक, अब क्या हुआ भैया, यहाँ पर 8 माह का समय दे दिया गया संविधान सभा को, और फिर वह संविधान सभा में जो चीजें सही लगी संविधान सभा को उसको, ठीक है, अडॉप्ट कर लिया गया। जो चीजें नहीं सही लगी भैया वो क्या किया, प्रारूप समिति से कहा, और उन्होंने क्या किया, फिर से परिवर्तित किया, और दूसरी बार इन्होंने जो पेश किया भैया, ठीक है, प्रारूप समिति द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार करके दूसरी बार, ठीक है, जो पेश किया जा रहा है भैया संविधान सभा के समक्ष, तो वो कब था भैया, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 1948 को भैया पेश किया जा रहा है दूसरी बार। विशेष ध्यान दीजिए, पहली बार पूछेगा प्रारूप समिति द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार करके कब पेश किया गया, तो 21 फरवरी 1948 को पेश किया गया। किसके समक्ष पेश किया गया है, तो संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया। दूसरी बार प्रारूप समिति द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करके संविधान सभा के समक्ष कब पेश किया गया, तो अक्टूबर 1948 को पेश किया गया था। ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ भैया अक्टूबर 1948 को ये क्या कर दिया गया, पेश कर दिया गया, और फिर सारी चीजें भैया यहाँ पे जो चीजें इनको सही लगी, ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो इस बीच में देखा जाए भैया, ठीक है, तो ये प्रारूप समिति द्वारा, ठीक है, प्रारूप तैयार करने में, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो कुल, अगर कभी यहाँ पे ऐसे नोट करके लिख लीजिएगा, विशेष ध्यान दीजिए, यानी कि कभी प्रश्न आ जाए प्रारूप समिति द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने में कुल समय कितना लगा था भैया, तो लगभग 6 माह। कितना भैया, लगभग 6 माह लगा हुआ है। ठीक है, इन 6 माहों में से इनकी कुल कितने दिन भैया बहस हुई है, सॉरी कितनी बैठक हुई है, तो भैया 141 बैठक हुई है। ठीक, विशेष ध्यान दिया, बैठक वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संविधान को तैयार करने में प्रारूप समिति की कुल कितनी बैठकें हुई हैं, तो भैया 141 बैठक हुई है। समय कितना लगा है, 6 माह से भी कम समय लगा। ये बीच वाला नहीं काउंट किया जाएगा, 8 माह सोच रहे होंगे तो, ठीक है, यहाँ पर से काउंट किया जाएगा 29 अगस्त 1947 से 21 फरवरी 1948 के मध्य। ठीक, समझिए, फिर जो चीजें भैया सही लगी, ठीक है, फिर उसके बाद संविधान का प्रारूप अंतिम बार जो प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष पेश किया जा रहा है, कब भैया, अंतिम बार। ठीक है, कब, अंतिम बार। तो भैया जो अंतिम बार पेश किया जा रहा है वह कौन सा दिन था भैया, वह
4 नवंबर 1948 को पेश किया गया। 4 नवंबर 1948 को एकदम, अब इसमें कुछ नहीं होगा भैया, पूरा बन गया है संविधान। इस दिन क्या किया गया, अंबेडकर जी द्वारा, यानी कि कह लीजिए प्रारूप समिति द्वारा, ठीक है, संविधान का प्रारूप अंतिम बार जो पेश किया गया वह 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया था। ठीक है, तो उसके विशेष ध्यान दीजिएगा। तो अब यहीं से क्या होगा, इस संविधान का वाचन होगा। मतलब कि भैया, अब मेरे कहने का तात्पर्य है मेरे बाबू, ठीक, कि अब जो संविधान अंबेडकर जी द्वारा तैयार किया गया है, उस संविधान को संविधान सभा के समक्ष पढ़ा जाएगा। उसी को वाचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसी को वाचन कहा जाता है। यहाँ पे विशेष ध्यान देना। वाचन का तात्पर्य हुआ कि जो प्रारूप समिति द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है, ठीक है, उसी को संविधान सभा के समक्ष पढ़ा जाना। ठीक है, तो ये 3 अवधियों में पढ़ा गया था। ठीक है, तो इसी को वाचन कहा जाता है। तो वही प्रश्न आता है, संविधान के निर्माण में कुल कितने वाचन हुए हैं। ठीक है, तो 3 वाचन हुए हैं। 3 अलग अलग अवधियों में हुआ है, इस रीजन से 3 वाचन हुआ है। ठीक है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ ये चीजें थी, अगर इसको आप नोट डाउन कर लिए हैं, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लिया हो तो इसके आगे चलते हैं। ठीक, तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन इसको करते हैं। प्रारूप समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है भैया, तो गठन पूछेगा, गठन कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष कौन बनाए गए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी बनाए गए हैं। कुल सदस्य पूछेगा, 7 मेंबर हैं। ठीक है, कौन कौन से थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पहले, दूसरे एन गोपाल स्वामी आयंगर, तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे डॉक्टर के.एम. मुंशी जी हैं, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। ठीक है, एन माधव राव किसके स्थान पे आए हैं, बी.एल. मित्र के स्थान पर। स्वास्थ्य न सही होने के कारण इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था, मित्र जी। ठीक है, और उसके बाद टी.टी. कृष्णमाचारी जो हैं, ये डी.पी. खेतान के स्थान पर आया। क्यों, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। मैंने लॉजिक बता दिया है कैसे भगवान श्री कृष्ण के नाम पर सारी चीजों को आप अपने मस्तिष्क में स्टोर कर सकती हैं। फिर अब इस प्रारूप समिति द्वारा सब भारत का संविधान तैयार कर लिया गया। कितने माह में, लगभग 6 माह में। ठीक है, 6 माह में तैयार करने के बाद प्रारूप समिति द्वारा संविधान का पहला प्रारूप जो पेश किया गया संविधान सभा के समक्ष, वह 21 फरवरी 1948 को किया गया है। विशेष ध्यान दीजिएगा। अब इनको क्या किया गया, संविधान सभा को 8 माह का समय दे दिया गया। इसमें जो चीजें सही हैं, जो गलत है भैया, वो क्या किया गया, उसमें सुधार किया गया। और फिर दोबारा जो ये पेश किया गया भैया, अक्टूबर 1948 को पेश किया जा रहा है। इस बीच में अगर बात करें तो प्रारूप समिति की लगभग 6 माह लगे हैं इसको भैया बनाने में, भारतीय संविधान को। और इस बीच में 141 प्रारूप समिति की बैठक हुई है। ठीक, तो विशेष ध्यान दीजिए, कभी प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान के निर्माण करने में प्रारूप समिति की कुल कितनी बैठकें हुई हैं, तो 141 बैठकें हुई हैं। फिर अंबेडकर जी द्वारा अंतिम बार, ठीक है, जो भारतीय संविधान का प्रारूप जो पेश किया गया वह 4 नवंबर 1948, पहली बार 21 फरवरी और अंतिम बार 4 नवंबर। ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ से क्या होगा भैया, इसी दिन से इसका वाचन होगा। मतलब भैया, मेरे कहने का तात्पर्य है मेरे बाबू, ठीक है, अब यहीं से इस जो संविधान अंबेडकर जी द्वारा तैयार किया गया है, इसको क्या किया जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा। विशेष ध्यान दीजिएगा, समझिए। इसी को जो पढ़ना होता है, इसी को वाचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बाबू, इसको वाचन कहा जाता है। ठीक है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आपसे प्रश्न यह पूछ सकता है कि संविधान के निर्माण में कुल कितने वाचन हुए हैं, संविधान में कुल कितने वाचन हुए हैं। ठीक है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान संविधान के
संविधान का 3 वाचन। कितना वाचन भैया? 3 वाचन। अच्छा, जब ये अंतिम बार भैया पेश किया गया था तो इसी दिन से क्या किया गया? इसको पढ़ा गया। ठीक है, तो कितने वाचन हुए भैया? 3 वाचन हुए। वाचन का तात्पर्य मैंने बता दिया है कि वाचन का मतलब ये होता है कि जो प्रारूप समिति द्वारा संविधान को तैयार किया गया है वह संविधान अब संविधान सभा के समक्ष पढ़ा जाएगा, तो उसी को वाचन कहा जाता है। ठीक है, कहते नहीं हो कि वाचन करा था, देखा हुआ। ठीक है, तो यानी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो वही बात की जा रही है इसमें, यानी कि प्रथम वाचन आपसे पूछेगा। ठीक, क्या पूछेगा भैया? प्रथम वाचन। ठीक है, तो प्रथम वाचन भैया अगर हम बात करें तो 4 नवंबर 1948 से प्रारंभ हुआ था। 4 नवंबर 1948 से प्रारंभ हुआ और कब तक चला था? तो 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है, बहुत कम समय थे, यानी कि आप देख रहे होंगे लगभग 5 दिनों तक ये सेशन चला था। समझ गए? विशेष ध्यान दें। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा दूसरा वाचन। क्या भैया? दूसरा वाचन आपसे पूछेगा। तो दूसरा वाचन की बात करें भैया तो 15 नवंबर 1948 से प्रारंभ हुआ। नवंबर 1948 से प्रारंभ हुआ और चला कब तक भैया? तो 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। मतलब सबसे लंबा अगर देखा जाए तो यही चला था भैया, लगभग 1 साल तक। ठीक, फिर उसके बाद आपसे प्रश्न पूछेगा कि तीसरा वाचन कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, या तीसरा वाचन कब हुआ था भैया? तो तीसरा वाचन की हम बात करें, ठीक, तो तीसरा वाचन भैया ये जो हुआ 14 नवंबर 1948 से 49 से 14 नवंबर 1949 से, ठीक है, प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। ठीक, तो ये भैया 3 वाचन हुए हैं। ठीक है, अब इसी दिन 26 नवंबर 1949 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ठीक है भैया, विशेष ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण दिन है, विशेष ध्यान दीजिए बहुत। क्यों? क्योंकि इसी दिन अब आपका संविधान बनकर तैयार हो गया था। क्या हो गया था भैया? संविधान तैयार हो गया। ठीक है, तो इस संविधान तैयार हो गया भैया, तो इसी को क्या किया गया? इसी दिन पारित कर दिया गया। क्या कर दिया गया भैया? पारित कर दिया गया। ठीक है, और 284 सदस्यों ने क्या कर दिए? इस पर हस्ताक्षर कर दिए। किसके, कितने सदस्यों द्वारा पारित किया गया भैया? तो 284 सदस्यों द्वारा। तो कभी प्रश्न आ जाए भारतीय संविधान को कब पारित किया गया, तो वो 26 नवंबर 1949 को, या कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और ये 26 नवंबर 1949 को कितने सदस्य, संविधान सभा के कितने सदस्यों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया है? तो 284 सदस्यों द्वारा। ठीक है, लेकिन देखो पारित हो रहा है, लागू नहीं हो रहा है। विशेष ध्यान है, लागू की मैंने बात नहीं की है। 26 जनवरी 1950 को लागू होगा भारतीय संविधान, लेकिन इतना पारित कर दिया गया। लेकिन भैया अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो 26 नवंबर 1949 की डेट है मेरे मित्र, ठीक है, इसी दिन 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था। कितने भैया? 15 अनुच्छेद को यहाँ पे लागू कर दिया गया था। कब भैया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, शेष जो बच जा रहे हैं उनको कब लागू किए जाएंगे? उनको भैया लागू किया जाएगा 26 जनवरी 1950। पहली बात तो ये जान लीजिए, अगर आपसे प्रश्न पूछेगा 26 नवंबर 1949 को भैया भारत में कुल कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, ठीक है, कितनी अनुसूचियां थी, ठीक है, तो ये जो इस दिन तैयार हो रहा है, तो इस दिन अगर हम बात करें भैया तो पहली बात 395 अनुच्छेद थे। यानी आर्टिकल की बात करें भैया तो कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे। ठीक, उसी बात अगर हम बात करें, एक 395 आर्टिकल कितने भागों में डिवाइड था? 22 भाग में डिवाइड था। ठीक है, वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। आर्टिकल की संख्या वर्तमान में 470 प्लस हो गई है। वहीं पर अगर हम बात करें अनुसूची की बात पूछे तो अनुसूची कितनी थी भैया?
तो 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है, ठीक है। तो ये लेकिन इस 26 नवंबर 1949 को कितना था, तो 8 अनुसूची थी, ठीक, समझ गए। इस 395 में से 15 आर्टिकल को क्या किया गया है यहाँ पे भैया, लागू किया जा रहा है, कब, 26 नवंबर 1949 को। इन 15 आर्टिकल में से अगर हम बात करें मेरी कबूतर, ठीक है, तो कौन कौन से हैं, ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल एग्जाम देंगे तो प्रश्न वहां पूछे जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 5 को लागू कर दिया गया था, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9, 60 हो गया, 60 आर्टिकल को लागू किया गया, 60, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 324 आर्टिकल को लागू किया गया था, 366 हो गए, ठीक है, 366 हो गया, ठीक है, फिर 367 हो गया भैया, ठीक है, 379 हो गया, 379 की बात की जाए। उसी प्रकार अगर हम बात करें भैया 380, समझ गए, 380, 388 हो गया, ठीक है, 391 हो गया भैया, और 392 हो गया, और 393 हो गया भैया। कितना हो गया, काउंट कर लें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 आर्टिकल को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, कब भैया, 26 नवंबर 1949 को। शेष जो बच रहे हैं उनको कब लागू किया जाएगा, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, कुछ छोटी किताबें जो हैं वहां पर आपको 16 आर्टिकल मिलेगा, ठीक है, समझ गए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बात ये है कि उसमें भैया ये जो 15 आर्टिकल है मेरे बाबू, ठीक है, ये कहीं पे लिखा होना चाहिए ना कि आज हम 26 नवंबर 1949 को भारत में 15 आर्टिकल को लागू कर रहे हैं, शेष जो बच रहा है उसको हम 26 जनवरी 1950 में लागू करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, लिखा ना होता तो शायद कौन मानता भैया, ना हम मानते, ना आप मानते, ना तीसरा आदमी मानता, ठीक है। तो ये जैसे कि आपका कोई संपत्ति है, कोई अगर देखा जाए खेत है, ठीक है, तो वह खेत कहीं पर लिखित में होना चाहिए, किसी नक्शे में होना चाहिए, कहीं दर्ज होना चाहिए, समझ गए भैया, उसका खसरा क्या है, ठीक है, उसका डाटा संख्या क्या है, सारी चीज़ों को क्या करेगा, कहीं दर्ज होना चाहिए ना, तभी तो आप अपनी संपत्ति का दावा कर सकते हैं, नहीं कैसे दावा करेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार भैया ये आर्टिकल जो 15 लागू किए जा रहे हैं 26 नवंबर 1949 को, ये कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। तो एक आर्टिकल था भैया, ठीक है, टोटल कितने हैं, 395, एक माइनस कर दीजिए भैया 394, ठीक है। तो आर्टिकल 394 में लिखा गया कि आज 26 नवंबर 1949 को हम इससे 15 आर्टिकल को लागू कर रहे हैं, और शेष जो बच रहा है वह 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे, ठीक। अब भैया तो वही छोटी किताबें क्या करती हैं, इस 15 प्लस 1 ए, ठीक है, इसको भी ऐड कर लेती हैं क्योंकि ए भी प्रभाव में आ जा रहा है, ठीक, तो इसको भी ऐड करके 16 आर्टिकल बता देती हैं, ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब समस्या ये होती है, प्रश्न ये उठना चाहिए सर कि 15 है 16 है तो हम टिक किसको करेंगे, ठीक है। तो आपको 15 16 यदि ऑप्शन में आ रहा है तो 15 को प्राथमिकता देना है, यदि 15 है 16 नहीं है तो फिर भैया 15 को, 16 है 15 नहीं है तो 16 को कीजिएगा, ठीक है। अगर लेकिन दोनों है ऑप्शन में तो 15 को आपको करना है, ठीक, विशेष ध्यान दीजिए। तो इतना हो गया भैया। अब क्या होगा, अब होगा भैया संविधान लागू। क्या होगा भैया, संविधान को लागू किया जाएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या किया जाएगा, आप संविधान को लागू किया जाएगा। जैसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है भैया, संविधान आपका 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, ठीक, लेकिन ये आपने कभी सोचा है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और 15 आर्टिकल को इसने लागू भी कर दिया गया, ठीक, लेकिन इस डेट को यानी 26 नवंबर 1949 को
इस दिन क्या हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन हमने इस दिन नहीं लागू किया। ऐसी कौन सी आफत आ गई भैया कि जो 26 जनवरी 1950 को हम संविधान को लागू किए, ठीक है। हम 25 जनवरी 1950 को क्यों नहीं लागू किए, या 27 जनवरी 1950 को क्यों नहीं लागू किए, या फिर कह लीजिए 30 यानी कि भैया 26 दिसंबर को क्यों नहीं लागू किया, कोई डेट ले लेते जाए, इसी दिन क्यों लागू हुआ, प्रश्न ये होना चाहिए। और जानना भी चाहिए आपको भैया कि क्यों लागू हुआ। ऐसी भैया कौन सी आफत आई कि हमें 2 माह तक लगभग रुक कर हमने क्या किया, संविधान को लागू किया, ठीक है। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है भैया। लॉजिक ये है कि अगर देखा जाए भैया 31 दिसंबर 1929 को, ठीक, 31 दिसंबर 1929 को क्या हुआ था भैया, 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो आज की कांग्रेस है इसी की बात की जा रही है भैया, कांग्रेस, इसका एक अधिवेशन हुआ था भैया। क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था। और ये भैया अधिवेशन जो हो रहा है कहाँ पे हो रहा है मेरे बाबू, तो ये अधिवेशन भैया उस समय, आज के पंजाब प्रांत नहीं, उस समय पंजाब प्रांत की ये लाहौर राजधानी में, ठीक है, यानी भैया पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में, लाहौर में क्या किया गया था, ये अधिवेशन हो रहा है भैया कब, 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है। और इसी अधिवेशन में भैया क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज पत्र तैयार किया गया था। क्या भैया, पूर्ण स्वराज पत्र, स्वराज पत्र की घोषणा की गई थी, तैयार करके भैया उसको क्या किया गया था, घोषित किया गया था। इस घोषणा पत्र में यह था भैया कि आज हम पूरे देश में, ठीक है, पूरे देश में अगर हम बात करें भैया 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्या करेंगे भैया, प्रथम स्वतंत्रता दिवस, वहां पे नहीं लिख रहे हैं, इसको भैया हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो कभी प्रश्न आए कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था भैया, तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। मतलब भैया हमें आज़ादी तो अभी नहीं मिली है, लेकिन हम अपने तरफ से खुद को आज़ाद कर लिए, और यह घोषणा किए इस लाहौर के अधिवेशन में कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को हम पूरे भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। विशेष ध्यान दीजिए, कब भैया, 26 जनवरी 1930 को। और फिर ये उसी दिन से क्या हुआ, प्रत्येक वर्ष हमने क्या किए, प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते चले आए, ठीक है। लेकिन आप आएंगे जब 1947 में भैया, तो 1947 में अगर देखा जाए मेरे बाबू, ठीक है, तो 1947 में 14 अगस्त को क्या किया गया, पाकिस्तान आज़ादी मनाता है भैया, ठीक है, क्या करता है, आज़ादी मनाता है। और 15 अगस्त को हम मनाते हैं। हम क्या आज़ाद हुए भैया, 15 अगस्त को, ठीक है। तो 15 अगस्त को हम जो ये यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मना रहे हैं, अब यहाँ पे शिफ्टिंग हो गई वो डेट भैया 15 अगस्त को, ठीक है। तो अब ये डेट क्या हो गई, खाली हो गई भैया। जब खाली हो गई, इस पर कोई आयोजन नहीं हो रहा है भैया, किसी भी तरीके से कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो मैंने क्या किया, जब हमारा संविधान 26 नवंबर को तैयार हो गया, तो ज़्यादा दिन भी नहीं था, और हम लोग क्या सोचे कि आने वाला 2 ही माह बाद हम लोग जाते हैं, और उसके बाद उसी डेट को बहुत क्या है, एक सुनहरी डेट है भैया, उसी पर हम संविधान को लागू कर देंगे, और प्रत्येक उसी वर्ष क्या करेंगे, गणतंत्र दिवस मनाएंगे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है भैया, तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है भैया, विशेष ध्यान दीजिएगा। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है।
विशेष ध्यान दीजिए, दिवस का पूछेगा तो 26 नवंबर को मनाया जाता है भैया। जबकि भैया आपको जो आज़ादी मिली यानी संविधान कब लागू हुआ भैया, तो संविधान जो लागू हो रहा है, ठीक है, संविधान लागू, ठीक है, भारत में, तो वह कब लागू किया गया भैया, तो संविधान जो लागू किया गया था, ठीक, तो 26 जनवरी 1950 को 1950 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था भैया, कितने बजे, तो 10:18, ठीक है, 10:18 पर लागू किया गया था। ये भैया डाटा जो है ये नव टाइम्स भारत का है, ठीक है, न्यूज है, ठीक है, नव टाइम्स भारत, ठीक है, भारत नव टाइम्स, तो वहाँ भैया वहाँ का डाटा ये उठाया गया है। 10:18 में उस पेपर में लिखा गया है कि संविधान क्या किया गया था, लागू हुआ था। पारित पूछेगा 26 नवंबर 1949 को, जबकि लागू आपसे पूछेगा भैया तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक। जिससे आशा करते हैं यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब भैया कुछ संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आए दिन अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है, तो इसको हम देख लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी देर लगेगा, ठीक है। 5-6 पॉइंट्स हैं जो कि भैया पूछता अक्सर रहता है, ठीक, तो विशेष ध्यान इसको हम देखो। पहली बात आपसे पूछेगा संविधान पारित कब हुआ, ठीक, पारित पूछेगा तो आप क्या करेंगे, 26 नवंबर 1949 को टिक करेंगे, ठीक। इसी दिन क्या किया गया था भैया, पारित हो गया। इसी दिन को हम संविधान दिवस मनाते हैं, क्या करते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है। प्रत्येक 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, विशेष ध्यान दीजिए। दूसरी बात करें भैया संविधान लागू, ठीक, भारत में संविधान कब लागू हुआ, तो लागू आपसे पूछेगा तो 26 जनवरी 1950 को टिक कीजिएगा, ठीक है। यानी कि आज से पूरा संविधान भारत में लागू हो गया, ठीक है, सर्वसम्मति द्वारा, समझिए, विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा भैया संविधान में कुल अधिवेशन कितने हुए थे, ठीक है। संविधान निर्माण में भैया कुल अधिवेशन आपसे पूछेगा तो समझ गए, अधिवेशन, तो भैया कुल अधिवेशन 11 हुए हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें भैया तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है संविधान की अंतिम बैठक, ठीक है, संविधान सभा की, संविधान सभा की अंतिम बैठक आपसे पूछ रहा है भैया, तो अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। कब भैया, 24 जनवरी 1950 को, बहुत महत्वपूर्ण डेट है, ठीक है। संविधान लागू होने के 2 दिन पहले अंतिम बैठक, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, ठीक, समझ गए। जबकि भैया अंतिम बैठक की पूछेगा तो 24 जनवरी 1950 को किया जा रहा है, ठीक है। इसी दिन अगर हम बात करें भैया तो 24 जनवरी 1950 को ही क्या किया गया, ये पहली बात तो अंतिम बैठक है, ठीक है। और दूसरी बात इसी दिन राष्ट्रीय गान, ठीक है, जनगण मन है ना, तो राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गीत को अपनाया गया है, विशेष ध्यान दीजिएगा, समझिए। जब आपसे पूछेगा, ठीक है, 24 जनवरी राष्ट्रीय गीत को भारत में कब अपनाया गया, ठीक है, तो वह 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक। अगले पॉइंट में अगर हम बात करें भैया तो अगले पॉइंट में ये प्रश्न पूछ सकता है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया भैया ये कब हुआ है, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया,
राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, यानी कि भैया अपना तिरंगा। ठीक है, तो विशेष ध्यान दीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट में भैया मेरे प्यारे मित्र, ठीक है, तो इसमें एक भी प्रश्न पूछ सकता है, अच्छा इसमें खर्च कितना लगा हुआ है। ठीक है, व्यय की बात करें तो यानी कि भैया भारत का संविधान का निर्माण करने में व्यय जो लगा हुआ है, यानी कि कह लीजिए खर्च। ठीक है, समझिए खर्च कितना हुआ है भैया, तो 63,96,729 रुपए का खर्च आया था। 63,96,729 रुपए का। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें भैया संविधान निर्माण में समय कितने लगा। ठीक है, संविधान निर्माण में लगा समय पूछेगा भैया मेरे बाबू, तो आपको क्या करना है, तो भैया 2 वर्ष, क्या करना है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आप देख रहे होंगे तो लगभग 3 साल भारत का संविधान बनने में लगा। यानी पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे लंबा लिखित संविधान कोई है तो वो भारत का संविधान है। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिए, सबसे लंबा लिखित संविधान में कोई है तो वह भारत का संविधान है, यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अब एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आ जाता है भैया, अब बहुत ज़्यादा एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाए, पुलिस में भी 2019 में पूछा गया था। ठीक है, समझ गए, विशेष ध्यान दिए, यानी कि भारतीय संविधान को लिखा किसने है। देखो भैया पहले यहाँ पे अगर जान लें तो अगर आपसे पिता पूछ रहा है, जनक पूछ रहा है, ठीक है, समझिए पिता पूछेगा, आपसे जनक पूछेगा, ठीक है, भारतीय संविधान के जनक, या फिर निर्माणकर्ता, ठीक है, समझ गए, निर्माणकर्ता, समझ गए, तो आपको केवल एक व्यक्ति को टिक करना है भैया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को। ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को टिक करना है। ठीक, किसको करना है भैया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को टिक करना है। लेकिन आपसे जननी पूछेगा भैया, ठीक है, जननी आपसे पूछेगा, समझ गए, कि भारतीय संविधान की जननी की है, कौन है, तो भैया विशेष ध्यान दीजिएगा, वी.एन. राव। कौन है, वी.एन. राव जी हैं। ठीक, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपसे पूछेगा संविधान को लिखा किसने है अपने हाथों से। ठीक है, तो संविधान को लिखा किसने है, ठीक है, यानी भैया संविधान को लिखा है, समझिए हेड राइटिंग से, मतलब हाथों से लिखा गया है आपका संविधान। विशेष ध्यान दीजिए, कोई टाइपिंग नहीं हुई है भैया। लेकिन यदि आप जाएंगे भैया, आज देखेंगे ना, तो जो संविधान भैया, तो वह आपको दिखेगा कहाँ भैया, कि ऐसा लगेगा कि जिसे टाइपिंग की गई है। क्यों, क्योंकि भैया वो जो व्यक्ति लिखे हैं वह कैलीग्राफिस्ट थे। ठीक है, उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनका एक किस्सा है, सुना देते हैं भैया। अगर हम बात करें, जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया तो ये हुआ कि अच्छा इसको लिखा कौन जाएगा, क्योंकि आज की बात तो है नहीं, 1-2 दिन की, इस सदियों तक रखी जाएगी भैया संविधान की जो मूल प्रति है, इसको रखा जाएगा। तो ये हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति लिखने वाला हो जो बहुत बेहतरीन तरीके से लिखता हो। तो उसमें पता लगाया गया कि एक व्यक्ति थे भैया, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, ये कहाँ के थे भैया, मध्य प्रदेश के थे। तो उस समय पीएम कौन था भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो पीएम थे। अब पीएम जी से ये दायित्व दे गया, पीएम क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको भारत का संविधान लिखना है। ठीक, अब नारायण जी क्या करते हैं कि उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तो बड़े सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भारतीय संविधान को लिखने का मौका मिला। तो पंडित नेहरू जी कहते हैं कि अच्छा ये बताइए आप इसका मेहनताना क्या लेंगे, मेहनताना मतलब भैया वेतन, ठीक है, लिखने का। तो उन्होंने कहा कि इसका मेहनताना, मुस्कुराया, मुस्कुराने के बाद कहते हैं ठीक है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि पहली बात तो मुझे भारतीय संविधान को लिखने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन मेरी मेहनताना की पक्ष में अगर देखा जाए तो मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि मैं जितना भी पेज लिखूंगा भारतीय संविधान का, ठीक है, प्रत्येक पेज के नीचे मेरा नाम होना चाहिए। ठीक है, और जब पूरा संविधान मैं लिख लूंगा
तो मेरे और मेरे दादाजी का अंतिम पेज पर नाम होना चाहिए। अब आप सोचते होंगे दादाजी कहाँ से आ गए भैया? दादाजी इस रीजन से कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की जो परवरिश हुई है उनके दादाजी की हैं। उनकी बचपन में ही क्या हो गया था, उनकी मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे। इस रीजन से उनकी पूरी की पूरी देखभाल, उनका पढ़ाई लिखाई सब कुछ खर्च उनके दादाजी ने किया है। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है, ऐसे भी व्यक्ति पड़े हैं भारत में जो अपने भारत के अगर देखा जाए किसी न किसी क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिए हैं, जो कि मतलब वहाँ पे पैसा भी नहीं लिए। ये आप पैसा देख रहे होंगे, ये संविधान सभा के भैया जो मेंबर हुआ करते थे वो लेते थे। ठीक है, और जो इनका खर्च होता था, समझ गए। ये जो BN राव को देख रहे हैं भैया, ये पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं, रह चुके हैं। ये BN राव एक पहला व्यक्ति है जो संविधान सभा का सदस्य भी नहीं है और भैया, और ये संविधान के निर्माण में ये क्या कर रहे हैं, अपना योगदान भी दे रहे हैं, समझिए। लेकिन इसके बदले में ये 1 रुपए नहीं लिए हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा। अंबेडकर सबसे ज्यादा इसमें पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनके विपक्ष में अगर कोई टक्कर देने वाला है तो BN राव है, इनसे बाकी और कोई नहीं है भैया। अंबेडकर ऐसे व्यक्ति हैं जो 1 PhD नहीं, 2 नहीं, 3 PhD किए हैं, लगभग 32, इनके पास 32 डिग्रियां थी भैया। DSc किए हैं, PhD के बाद DSc होती है। आप कभी सुने ना होंगे, शायद पहली बार सुनते होंगे DSc क्या हो, डॉक्टर ऑफ साइंस। ठीक है, यानी कि एक इकलौता व्यक्ति अगर देखा जाए तो DSc किया। और एक कहानी इनके बारे में बता दे रहे हैं, जब पढ़ाई किए भाई तो इनके घर में, समझिए, और इनके पूरे के पूरे परिवार में देखा जाए, पूरे समाज में देखा जाए, पूरे समुदाय में अगर देखा जाए तो भैया 4th क्लास पास करने वाला पहला व्यक्ति हुआ था उस जमाने में। और इतनी पढ़ाई किया भैया कि आज इन्होंने क्या किया, भारत का संविधान लिखा। इन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब पर क्या किया गया भैया, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सोचो, इतने महान लीडर, समझिए। ये बात सत्य है कि आज़ादी में इनका विशेष योगदान नहीं है, लेकिन समाज के सुधारने में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, बहुत कुछ काम किए हैं कि बायोग्राफी आप पढ़िएगा, कभी इनके बारे में कभी गलत आप नहीं सोचेंगे। ठीक है, एक महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भैया, एक महान लीडर था। आज तक इनको 10 साल और जिए होते तो आज जैसा भैया देश है उस प्रकार देश ना होता और बेहतरीन होता। ठीक, तो संविधान किसने लिखा, तो वहां पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की बात करें तो उन्होंने क्या किया भैया, उन्होंने कहा कि हम लिखेंगे लेकिन बस शर्त हमारी यही है कि मेरा हर पेज पे मेरा नाम होना चाहिए और अंतिम पेज पर मेरे दादाजी का नाम हो। तो कभी प्रश्न आए संविधान लिखा किसने है भैया, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, भारतीय संविधान को लिखा है। ठीक है, और एक थे भैया, ठीक है, जैसे ए अगर हम बात करें, जैसे आप सर्च करेंगे ना, समझिए गूगल पे, तो ऐसे आपको इसकी प्रति मिलेगी। ठीक है, कॉपी मिलेगी, समझिए सीट जो, ठीक है, पेपर सीट मिलेगी। इस पेपर सीट के जो किनारे किनारे आप देखेंगे भैया तो फूल पत्ती बने हुए हैं। कहा जाता है पूरे भारत की संस्कृति इसमें दर्शाई गई है। ठीक है, तो जो किनारे वाली डिजाइन जो तैयार किया है भैया, समझिए, डिजाइन की बात करें तो इसको किसने तैयार किया है, तो इसको भैया नंदलाल बोस एक व्यक्ति हुआ करते थे। ठीक है, कौन भैया, नंदलाल बोस। ठीक, विशेष ध्यान दीजिए, नंदलाल बोस। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसकी डिजाइन तैयार किए हैं। ठीक है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसके बीच में जो लिखा जाएगा भैया, ठीक है, ये क्या किया जाएगा, जो ये लिखा जाएगा मेरे मित्र प्यारे, ठीक है, तो इसको लिखा है इन्होंने क्या, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये प्रश्न पूछा गया प्रीवियस ईयर का, UPP 2019 में पूछा गया था, विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसकी बगल की जो डिजाइन तैयार की है नंदलाल बोस ने किया। ठीक है, लेकिन ये इंग्लिश में लिखा है, ठीक, समझिए। लेकिन अगर हम बात करें संविधान की मूल हिंदी ग्रंथ की बात की जाए भैया, संविधान की मूल हिंदी ग्रंथ में कौन लिखा है भैया, तो वह व्यक्ति आते हैं श्री बसंत, कौन आते हैं भैया, श्री बसंत कृष्ण वैद्य।
श्री बसंत कृष्ण वैद्य। एक एक है हिंदी में लिखा गया। तो आपसे कभी देखो ऐसे पूछेगा संविधान का, भारतीय संविधान को किसने लिखा है, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण जाएगा, ठीक है। जब से अगर जनक पूछेगा, निर्माणकर्ता पूछेगा या पिता पूछेगा तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। जननी पूछता है वी.एन. राव, ठीक है, लेकिन लिखा किसने, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। उस जो चारों तरफ अगर देखा जाए बीच में इन्होंने लिखा है, उसके चारों तरफ भैया पहले पेज में डिजाइन तैयार की जाती है, उसके बाद ये लिखते। तो ये डिजाइन किसने तैयार किया है, नंदलाल बोस। लेकिन संविधान की मूल हिंदी प्रति में जो लिखी गई है भैया, समझ गए, यानी कि इंग्लिश में लिखा गया, फिर उसके बाद हिंदी में जो लिखे हैं वह कौन थे, श्री बसंत कृष्ण वैद्य थे, ठीक है। तो विशेष ध्यान, आज से पूछ लेगा संविधान किसने लिखा तो इनको टिक कीजिएगा, ठीक है। जब हिंदी में पूछेगा तब इनको टिक कीजिएगा, ठीक। तो ये रहा मेरा भैया अंतिम क्लास संविधान सभा की। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है और आशा करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और यदि अच्छी लगी है तो भैया इसको क्या करेंगे आप भैया, लाइक कीजिए, ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा के लिए, कोई भी हो, ठीक है। हर परीक्षाएं में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। संविधान सभा हो गया, ठीक है, और अनुसूची हो गया, भाग हो गए भैया, और साथ ही साथ मौलिक अधिकार हो गए। राष्ट्रपति से बात की जाए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति की शक्तियां, पीएम, ठीक है, इन सब ऐसे कुछ गिने चुने टॉपिक हैं जहां से आए दिन एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न आ रहा है, ठीक है। तो एक कुछ टॉपिक्स आपको कवर करके जाएंगे भैया, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ सिलेक्शन आपका सुनिश्चित है। बहुत बड़ी बात नहीं है सरकारी नौकरी पाना, बस आप ठान लें और ईमानदारी के साथ कम से कम 1.5 से 2 साल समय दे दें। आप किसी भी एग्जाम हॉल में बैठिए और मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ आप मुस्कुराते हुए निकलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको बस ठानना है। तो ये जान लीजिए, अगर यदि आप सपना रखते हैं तो सपने के पीछे आप क्या करें, अपने मेहनत करें। राजा बनने की शौक रखते हैं तो पहले गुलाम जैसी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे कोई व्यक्ति राजा नहीं बनता है और ऐसे कोई व्यक्ति मतलब साम्राज्य नहीं खड़ा करता है, ठीक है। कोई बना बनाया साम्राज्य नहीं मिलता, बहुत कम गिनी चुनी लोग होते हैं जो बाप की कैश पे ऐश करते हैं, ठीक है। यदि आपको दुनिया में साम्राज्य खड़ा करना है भैया, आपको फेमस पर्सन बनना है, तो सबसे पहले आपको इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास केवल एक ही संसाधन है और वो संसाधन क्या है भैया, शिक्षा। अंबेडकर जी बहुत बड़ी बात कहे थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है भैया, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, ठीक है। उन्होंने एक बात कही कि आपके पैर में जूता हो या ना हो, लेकिन ये जान लीजिए हाथों में किताब होनी चाहिए। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, यानी कि आपको भैया अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने कामों से प्रेम करना पड़ेगा। कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है, ठीक है। यानी कि डॉली चाय वाला के तो एग्जाम्पल आप जानते ही होंगे। आज ना जाने कितने बड़े बड़े पीएचडी करने वाले व्यक्तियों को भी पीछे कर दिया, दुनिया का फेमस पर्सन बन गया है सेलिब्रिटी के रूप में, ठीक है। तो विशेष ध्यान दीजिएगा वो, लेकिन उसका लक है भैया, ठीक है, लेकिन आपका लक नहीं है। किस्मत वहीं पर साथ देगी भैया जहां पर आप खुद स्वयं डटकर मेहनत करेंगे। आप सपना रखते हैं, सपना को ऐसे संजो कर रखेंगे भैया तो वो काम नहीं देगा। सपना वैसे सपना ही बनकर रहेगा। उसके प्रति यदि आप मेहनत करेंगे तो आज नहीं कल भैया सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है, होगा। बस थोड़ा कभी कभी भैया असफलताएं हो जाती हैं, ठीक है। तो आप निराश नहीं होना है, मजबूत रखना है। आप सोचते हैं कि 1 महीना कोचिंग कर लेंगे, एग्जाम डेट आ जाएगी, उसके बाद कहीं ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे, तो भैया वो ऐसे होने लगता है ना कि 1 महीना आपकी तैयारी करने के बाद उसके बाद सिलेक्शन हो जाता, तो रास्ते में चलता हुआ हर व्यक्ति आईएएस बन जाता, ठीक है। तो यानी कि आपको पीछे उसकी बहुत बड़ा कोई भी चीज़ अगर होती है भैया तो उसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड होता है, समझ गए। तो आपको देखना है। और वर्तमान में ऐसी बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है भैया जिससे आपको बच कर रहना है। समाज में कौन आपको क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, अभी आपका समय सही नहीं चल रहा है। इस रीजन से आप क्या करें भैया, आपने शांत रहें। कहते हैं ना शांत समुंदर बहुत बड़ी सुनामी लाता है, ठीक। तो वही बात कर रहे हैं कि आप क्या रहें भैया, आप शांत रहिए। जिस दिन आपका समय आ जाएगा उस दिन आप दूसरे को जवाब देंगे। और यदि अभी भैया रास्ते में चल रहे हैं और रास्ते में चलते हुए कुत्ते का काम होता है भैया राही को भौंकना, और यदि वो राही क्या करेगा भैया, लात मारेगा तो कुत्ता काट लेगा, कुत्ता काट लेगा तो वह राही जिस मंजिल की ओर जा रहा है वहां ना जाकर भैया जाएगा पहले इंजेक्शन लगवाने, ठीक है। तो क्या होगा भैया, वो बाधाएं आएगी,
ठीक है, उसके मंजिल में। तो वही बात हुई जो व्यक्ति बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भैया भारत में अगर देखा जाए 142 करोड़ आबादी है, दुनिया की 800 करोड़ आबादी हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक है। वही बात हुई ना कि मतलब कि अगरबत्ती जो है भैया भगवान के लिए ली जाती है, खुशबू खुद की तय करती की जाती है, ठीक है। तो बात वही है, ठीक। तो विशेष ध्यान दीजिएगा। एक आपसे थोड़ी सी निवेदन है, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, यदि आपको पसंद आई हो तो, ना आई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा भैया, क्योंकि मुझे आपकी सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरी वीडियो को भैया लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मुझे भी मोटिवेट मिले और मैं और बेहतरीन तरीके से और अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आऊँ आपके समक्ष, ठीक है, जिससे आपको आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा हेल्प हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी टॉपिक लाऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण लाऊंगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से लाऊंगा, ठीक है, कौन से एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।